नमस्कार। DS4 न्यूज़ के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं उमाकांत नखेड़ा हूं और सबसे पहले देखिए कि दिल्ली में चुनाव हुए और दिल्ली में चुनाव होने के बाद चुनाव प्रचार के दौरान ही चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसको हराने के लिए कांग्रेस भी अपना तीर चला रही थी और आम आदमी पार्टी भी चला रही थी। दोनों दोनों पार्टियां कह रही थी कि उनकी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से है। लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं सबने देख लिए हैं और ये हुआ कि जो विपक्ष है, विपक्ष के वोट आपस में बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ। ये एक अपोजिशन पार्टीज के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट केस साबित हुआ दिल्ली। और चूंकि भारत जो है एक फेडरल कंट्री है, कई संघ हैं, कई राज्य हैं और उनके उनके अपने अपनी राज्यों की अपनी अपनी राजनीति है। लेकिन दिल्ली को अगर हम मॉडल मान के चलें तो हमको ये लगता है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है दिल्ली का, वो घटनाक्रम विपक्ष की राजनीति के लिए बहुत मुझे लग रहा है कि बड़ी सीख, बड़ा उससे लेसन विपक्ष की पार्टियों ने लिया है। और इस साल जो 2025 का जो साल है, इसमें अब तत्कालिक तो कोई चुनाव नहीं हो रहा है। बिहार का चुनाव जरूर नवंबर में होने वाला है और मुझे लग रहा है कि वहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है उसके लिए एक बड़ी चुनौती है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से आप मुकाबला कर सकते हैं। और जो दिल्ली से पहले जब हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो हरियाणा की बात छोड़ देते हैं, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं बचा हुआ है आज की तारीख में। लेकिन महाराष्ट्र एक जरूर विपक्षी पार्टी के लिए चिंता की खबरें आ रही हैं, चिंताजनक खबरें आ रही हैं कि जो MBA अलायंस है, जो इंडिया गठबंधन के 3 पार्टनर थे, वहाँ झगड़े फसाद जरूर शुरू हो रहे हैं। बिकरिंग जिसको कहते हैं, टूट फूट जिसको कह रहे हैं। शरद पवार 2 दिन पहले एक कार्यक्रम में उन्होंने सम्मानित कर दिया एकनाथ शिंदे को। और वो जो कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम बेसिकली सम्मान समारोह था, जिसमें एक मराठी लिटरेचर कॉन्फ्रेंस के पहले जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे को, उनको महाराष्ट्र गौरव अवार्ड से सम्मानित किया। और वो और किसी ने नहीं, शरद पवार साहब ने सम्मानित कर दिया। शरद पवार साहब महाराष्ट्र के राजनीति के कद्दावर नेता हैं और उनके द्वारा सम्मानित कर दिया गया एकनाथ शिंदे को। इससे जो उद्धव ठाकरे साहब हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो शरद पवार साहब के बहुत करीबी घटक है और बहुत अच्छे ताल्लुकात उनके शिवसेना उद्धव ठाकरे से हैं, लेकिन वो बहुत नाराज हो गए। उनका कहना था कि देखिए 3 साल पहले जिस एकनाथ शिंदे ने शिवसेना अपनी पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है, उसको शरद पवार साहब कैसे सम्मानित कर सकते हैं। तो ये जो चीज़, ये जो बिकरिंग हुई है, ये संतोष की बात तो ये है कि अभी कोई बड़ा इलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन इसका असर लोकल बॉडी, जो महाराष्ट्र में जो लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस होने वाले हैं, वहाँ जरूर पड़ेगा। और शरद पवार साहब की जो पार्टी है, अगर मतभेद खाइयाँ चौड़ी होती हैं तो निश्चित रूप से जो अपोजिशन पार्टी जो वहाँ पर पहले से ही काफ़ी डिमोरलाइज हैं, काफ़ी निराशा में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लेड जो गठबंधन था, जिसमें भाजपा थी, जिसमें एकनाथ शिंदे थे और जिसमें अजित पवार थे, जो शरद पवार साहब के भतीजे थे, इन लोगों ने मैसिवली जो मैंडेट हासिल किया, उससे अपोजिशन का जो पूरा खाका था तहस नहस हो गया। और मुझे लग रहा है उसमें खबरें तो ये भी आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जा रहा है, उनकी पार्टी में विलय किया जा रहा है। और ऐसी सूरत में अगर लोकसभा में अगर एकनाथ शिंदे की पार्टी के 7 MP अगर उनका विलय होता भारतीय जनता पार्टी में, तो आज जो भारतीय जनता पार्टी 240 में सिमटी हुई है, तो वो 247 चली जाएगी। इससे ये है कि जो 272 का आंकड़ा है, उसके करीब धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है। लेकिन ये अलग मुद्दा है, इस पर हम कभी चर्चा करेंगे। लेकिन असली मुद्दा ये है कि क्या जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो दिल्ली इलेक्शन में जो बिखराव हुआ, उसके बाद विपक्षी पार्टियों का भविष्य क्या है। तो देखिए, हर चीज़ से कोई सबक सीखता है। हराने वाला भी सबक सीखता है, हारने वाला भी सबक सीखता है। लेकिन ऐसी उम्मीद लोग कर रहे हैं कि देखिए कि अब इनके सामने, कम से कम आम आदमी पार्टी के सामने
अब कोई विकल्प नहीं है उनके सामने कि अपनी क्रेडिबिलिटी को, अपनी साख को बचाए रखने के लिए या उसको प्रूव करने के लिए कि वो सचमुच भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं, जो नीतियां हैं, उनके खिलाफ वो सचमुच में मुकाबला करना चाहती हैं। तो वो अपनी जो एक एक आम आदमी पार्टी जो हिंदुत्व ब्रांड पॉलिटिक्स कर रही थी, उसको कम से कम उसको छोड़ना होगा और एक जो अपोजिशन का जो अलायंस है, जिसमें कांग्रेस पार्टी 100 सांसद हैं लोकसभा में, उसके साथ मिलकर के एक गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर वैकल्पिक नीतियों का गठबंधन तैयार करना पड़ेगा। और अभी चूंकि देखिए दिल्ली में अभी अगला चुनाव के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को। पंजाब में जरूर 2 साल बाद इलेक्शन होने वाला है। तो ऐसी सिचुएशंस में आम आदमी पार्टी को ये देखना पड़ेगा कि उसकी वहाँ क्रेडिबिलिटी बची रहे, उसको पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में ना देखा जाए। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी भी अपना रिवाइवल पंजाब में करेगी। तो ये निश्चित है कि दोनों में टकराव होगा, टकराव को कोई टाल नहीं सकता। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर के पंजाब चुनाव लड़ेंगी, इसकी भी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। दूर दूर तक कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो पंजाब यूनिट है वो लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि जो दोनों की जो पूरी पॉलिटिक्स है बहुत क्लियर है कि भाई हम अपना जो एक दूसरे के खिलाफ सत्ता और विपक्ष, सत्ता में आम आदमी पार्टी है पंजाब में, कांग्रेस विपक्ष में, तो हम अपना स्पेस किसी तीसरे को क्यों दें। तो भारतीय जनता पार्टी पंजाब के शहरों में उसका वजूद जरूर है, निश्चित उसको स्वीकार करना होगा। और गाँव में जो अकाली दल है उसका, लेकिन अकाली दल का अभी भारतीय जनता पार्टी का वो एलायंस नहीं है, वो किसान आंदोलन की वजह से उनके मतभेद पैदा हुए थे। तो एक समीकरण ये भी बताया जा रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी अकाली दल अपने मतभेद भुला देते हैं और दोनों साथ आ जाते हैं तो एक बड़ा चैलेंजिंग इक्वेशन, बड़ा इंटरेस्टिंग इक्वेशन ये पंजाब की पॉलिटिक्स में खड़ा हो जाएगा। तो ऐसी जो बिहार में भी देखिए कांग्रेस कोशिश कर रही है, बिहार में एक राहुल गांधी लगातार बिहार जा रहे हैं। अभी ये पता लगा है कि वहाँ एक रोड शो प्लान करेंगे, वो बिहार की यात्रा भी कर सकते हैं। बंगाल की यात्रा के बारे में भी राहुल गांधी की यात्रा की चर्चाएं हैं। और वहाँ पर चूंकि तृणमूल कांग्रेस से कांग्रेस पार्टी की जो रिलेशंस हैं वो बहुत खराब हैं, और इतने खराब हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दी और कांग्रेस का खाता नहीं खुला। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या दोबारा बातचीत होगी तृणमूल कांग्रेस के साथ में। लेकिन चिंताजनक बात यह है तृणमूल कांग्रेस के लिए खास तौर पर कि सब कुछ होने के बाद भी, पार्टी का कैडर होने के बाद भी उनको ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी की अगर यात्रा शुरू हुई वहाँ पर तो एक खलबली मचेगी टीएमसी के खेमे में। और एक अभिजीत मुखर्जी साहब जो प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं और जो कॉर्पोरेट में नौकरी करते थे, जो जनरल मैनेजर थे टॉप पीएसयूज में, उन्होंने 4 साल पहले उन्होंने ज्वाइन की थी, टीएमसी को ज्वाइन किया था और वो 2 दिन पहले वो शामिल हो गए कांग्रेस पार्टी में। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी छोड़ करके उन्होंने गलती की थी। तो ऐसी सिचुएशन में हालांकि लोगों का ये कहना है बंगाल में कि अभिजीत मुखर्जी कोई पॉलिटिकल फोर्स नहीं है, उनके कांग्रेस में शामिल होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का संगठन, जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता, जो उनका ढांचा है वो बहुत बुरी तरह बहुत कमजोर है। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को जो रिवाइवल प्लान है 2-3 साल बाद जब वहाँ चुनाव होंगे बंगाल में, उसके लिए तैयार करना एक बड़ी भारी चुनौती होगी। क्या तब तक कोई इक्वेशन चेंज होंगे, क्या नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात करेंगी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच रिलेशन बहुत अच्छे हैं, खराब नहीं है। हालांकि बीच में बाई इलेक्शंस में रिलेशन खराब हो चुके हैं। तो ऐसा लगता है मेरे को कि दोबारा बातचीत हो सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव को भी ये पता है और कांग्रेस को भी ये पता है कि अकेले जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है या भारतीय जनता पार्टी जो मशीनरी का दुरुपयोग करती है, सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग करती है, ऐसी सूरत में अकेले समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। जो 10 बाई इलेक्शंस हुए हैं, उन बाई इलेक्शंस में जिस तरह से सोपड़ा साफ कर दिया अपोजिशन का भाजपा ने, उससे एक बात बहुत क्लियर कट मैसेज चला गया
अखिलेश यादव की और समाजवादी पार्टी को भी कि आपको अगर भाजपा विरोधी वोट को एक साथ एक छत्र के नीचे लाना है, उनको एकजुट करना है, लामबंद करना है और बूथ लेवल पर अगर कैडर तैयार करना है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो अपोजिशन यूनिटी है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जो वोट है, बहुत बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में और बिहार दोनों जगह, तो उनको एक मंच पर लाने के लिए एक ही रास्ता है कि आप जो है इन इन सब चीज़ों को एक करें। दूसरा सुझाव ये दिया जा रहा है राहुल गांधी को कि राहुल गांधी चूंकि एक प्रखर नेता हैं, एक खुल करके बोलते हैं, वो एक निडर नेता के रूप में उभरे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्होंने अपनी छवि में बहुत बड़े बदलाव किए हैं, बहुत चेंज उनमाया है। वो संसद के भीतर में भी लगातार बोल रहे हैं, अनकम्प्रोमाइजिंग, समझौता नहीं करना चाहते वो किसी भी लेवल पर, तो वो खुल करके अपने बात बोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको भी ये अपेक्षा की जा रही है, जो अलायंस पार्टीज है, खासतौर पर संजय राउत ने ये मैसेज दिया है उनको और ये कहा है, उन्होंने पब्लिकली बोला है कि ये कांग्रेस पार्टी की अब बदलते हालात में दिल्ली चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपोजिशन को एक सूत्र में बांधने के लिए काम करे। और ऐसी सिचुएशंस में ये राहुल गांधी से अपेक्षा की जा रही है, कांग्रेस पार्टी से या मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है, उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि वो सारी पार्टियों से, इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी से भी संवाद करें, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर आप क्षेत्रीय पार्टी या रीजनल पार्टीज और जो बड़े एलाइज हैं, जो जिनकी संसद में लोकसभा में भी अच्छी स्ट्रेंथ है, राज्यसभा में भी स्ट्रेंथ है, इसमें डीएमके जो दक्षिण की पार्टी है तमिलनाडु भी, वो भी शामिल है, इसमें लेफ्ट पार्टीज की भी शामिल है, केरला में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज का आपस में सीधा टकराव है। उसके बावजूद भी राष्ट्रीय स्तर पर लेफ्ट पार्टीज भी शामिल है, मतलब एक एंटी बीजेपी जो फॉर्मेशन है, फ्रंट है, जिसका नाम इंडिया गठबंधन दिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि नया रूप, नया स्वरूप इस चीज को देना पड़ेगा, तभी विपक्ष की एकता की नई शुरुआत हो पाएगी। और मुझे लग रहा है राजनीति में हर दिन एक नया पन्ना खुलता है, तो दिल्ली चुनाव के बाद एक व्यापक एकता क्षेत्रीय दलों के बीच में और कांग्रेस पार्टी के बीच में, जो नॉन बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मुझे लग रहा है कि संवाद शुरू होगा और इससे जो उनकी आपसी कमजोरियां हैं, उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो मजबूत होगा। और इंडिया गठबंधन का एक ढांचा जो बनने के लिए 2 साल से अभी तक नहीं बना, उसकी भी उम्मीद की जा रही है कि वो ढांचा भी बनने की का रास्ता खुलेगा, ऐसे आसार बताए जा रहे हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर अगले दिन आपसे नए एपिसोड के साथ और नए मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।